Hello student, welcome to Success Campus where success is our responsibility. This is the second lecture of our series Civics. I hope you have enjoyed a lot with the previous video. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेम्बल इसलिए हम लोग एक सेपरेट क्लास में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग है और इस पूरे प्रेम्बल से एक केस भी रिलेटेड है, इसलिए इससे हम लोग एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे और आज का पूरा क्लास प्रेम्बल पे डेडिकेटेड होगा। प्रेम्बल में कौन कौन सा वर्ड है, कब कौन सा अमेंडमेंट किया गया, कब कौन सा वर्ड ऐड किया गया, उसमें क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, उससे रिलेटेड बेरुबारी केस क्या था, वो सारा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहाँ पढ़ने वाले? प्रेम्बल का मतलब हिंदी में प्रस्तावना। इस पूरे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा लेक्चर जो होगा वो बाइलैंग्वेज होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, सारे वर्ड्स का हिंदी आपको यहाँ प्रोवाइड किया है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। सॉवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी और प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह, एंड लास्ट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए प्रतिनिधि। अब ये पूरा हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग यहाँ जितना भी वर्ड्स है सबको पहले सेपरेटली समझेंगे। हमारा प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है, किस वर्ड्स का क्या मीनिंग है, कौन कौन सा वर्ड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रेम्बल का बात करते हैं। ये जो हमारा प्रेम्बल है, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में जो है, जो फर्स्ट रिटेन प्रेम्बल था, सॉरी जो फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसका था? यूएसए का था। यूएसए एक ऐसा कंट्री जिसके पास सबसे पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये जो प्रेम्बल हमने जो बनाया है, दिस इज आवर प्रेम्बल, ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। और इसमें भी सबसे खास बात क्या है, ये जो वी द पीपल है, ये कंप्लीटली कहाँ से कॉपी किया गया है? दिस इज कॉपीड फ्रॉम यूएसए, कॉपीड फ्रॉम यूएसए। मतलब ये जो हमारा प्रेम्बल है, ये जो हमारा प्रस्तावना है, ये कहाँ से हम लोग ने लिया है? ये हमने यूएसए से लिया। और ये वी द पीपल कहाँ से कॉपी किया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉपी किया है। ठीक है। और हमें इस बात पे क्या ध्यान रखना है, इसमें पूरे वर्ल्ड में अगर किसी का सबसे पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था तो किसका था? यूएसए का था। और हमने भी उन्हीं को देख के बहुत सारी कंट्री से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट लिया है। आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं किस कंट्री से हमने क्या लिया है, लेकिन ये जो प्रेम्बल वाला पार्ट है वो हमने कहाँ से कॉपी किया? यूएसए से कॉपी किया। और ये वाला जो वर्ड है वी द पीपल, वो पूरी तरीके से कहाँ से कॉपी है? यूएसए से कॉपी है। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेम्बल है क्या? एक्चुअली में अगर मैं बात करूं प्रेम्बल का, तो प्रेम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक शॉर्ट समरी है। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आप बोल सकते हो एक तरह से लाइट हाउस है। आपको कभी भी पता करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप जाके उस समरी को पढ़ सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेम्बल इज लाइक अ लाइट हाउस फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पार्ट में है, जबकि इसे अडॉप्ट सबसे लास्ट में किया गया था। कौन सी डेट में इसे अडॉप्ट किया गया था? तो आपको ये डेट याद रखना है, जब हमारे प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया था वो डेट क्या था? 22 जनवरी 1947। ये वो डेट है जब हमारा प्रेम्बल को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। मतलब सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हमारे प्रेम्बल को सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया है, लेकिन रखा कहाँ गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले रखा गया है। इसे क्या बोलते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी बोलते हैं, लाइट हाउस बोलते हैं। जब किसी को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, हमारे संविधान को समझने में दिक्कत होता है तो वो कहाँ जाते हैं? हमारे प्रेम्बल के पास जाते हैं। वहां ये देखते हैं कि वो समरी हमें क्या समझा रहा है। उससे बहुत सारे केसों में हमें हेल्प मिला है। आज इससे रिलेटेड हम लोग दो केस पढ़ने वाले हैं, केशव नंदा भारती केस वर्सेस केरला गवर्नमेंट, एक केस, एक बेरुबारी केस। दो केस इससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करने वाले। तो हमारा प्रेम्बल बोलता है क्या कि हम जो इंडिया के लोग हैं वो हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं। सॉवरेन कंट्री का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सॉवरनिटी भी बोलते हैं, संप्रभुता, एक संप्रभु कंट्री बनाना चाहते हैं। सोशलिस्ट का मतलब एक समाजवादी देश बनाना चाहते हैं हम अपने देश को। नेक्स्ट क्या है? सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब जहां सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेटिक,
जिसको हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक, और सबसे लास्ट में क्या है, रिपब्लिक, गणराज्य। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब का वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो मैं सारे वर्ड्स को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, सॉवरेन से स्टार्ट करते हैं। सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है हम लोग, सॉवरेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रभु। अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री है वो एक्सटर्नल डोमिनियन से फ्री है। मतलब कोई भी हम अपने पॉलिसी बनाने के लिए फ्री है, दूसरा कंट्री हमारे पॉलिसी, हम कोई भी लॉ बना सकते हैं अपने टेरिटोरी पे, या इंडिया के बाहर भी हमको जैसे लॉ बनाना है हम खुद बना सकते हैं। दूसरा कंट्री इसमें हमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है, मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम अपने पॉलिसी बनाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। हम कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, हम कोई भी लॉ बना सकते हैं, हम एक्सटर्नल डोमिनियन से एकदम फ्री हैं। मतलब वी आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल डोमिनियन, ये आपको समझना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल डोमिनियन, पहला बात तो ये, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्री टू मेक आवर पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है, जब हम ब्रिटिश उपनिवेश थे, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी में थे, तो ऐसा नहीं था कि हम अपना कोई भी डिसीजन ले सकते थे, किसी भी तरह का पॉलिसी बना सकते थे। उसमें किसका इंटरफेरेंस होता था, ब्रिटेन का इंटरफेरेंस होता था। हम उनके अनुसार अपना पॉलिसी बनाते थे। तो अगर हम लोग सॉवरेन का बात करें तो सॉवरेन हम लोग को क्या बोलता है कि हम लोग क्या है, हम लोग पूरी तरीके से बाहरी दबाव से फ्री हैं। हम जैसा पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जैसा लॉ बनाना चाहते हैं, वो हम सब बना सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। बाहर की कोई गवर्नमेंट या बाहर का कोई देश इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जैसे बहुत बार मैंने सुना है, अगर ऐसा है, बहुत लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन, जो भी यूनाइटेड नेशन का क्या डिसीजन हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है, मैं आपको बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन का जितना भी डिसीजन हमारे पास आता है वो मेरे लिए ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्यों उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा एग्रीमेंट साइन किया है। अगर हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो वर्ल्ड के सारे कंट्री हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, और हम लोग अकेले कभी भी नहीं रह सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव अलोन, हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें सारे देशों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। इसलिए हमने जो भी यूएन के साथ एग्रीमेंट साइन किया उसको फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन हम लोग अभी भी है, लेकिन कुछ रूल या रेगुलेशन, जो एग्रीमेंट हमने यूएन के साथ साइन किया है, जो भी, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो सारी कंट्री हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद कंट्री को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले जो सबसे पहला वर्ड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है वो क्या है, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है, हमारा देश जो है वो एक्सटर्नल डोमिनियन, मतलब बाहरी प्रभाव से पूरी तरीके से फ्री है। हम आसानी से कोई भी पॉलिसी लॉ बना सकते हैं, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और दूसरा जो यूएन है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, इसका डिसीजंस क्या होता है, हमारे लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है। हाँ, हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, क्योंकि हमने बहुत एग्रीमेंट साइन किया है, और ये हमारे इंटरनेशनल रेपुटेशन का भी सवाल होता है। इसलिए सारे देश यूएन के डिसीजन को ऑलमोस्ट मानते हैं। अभी भी ऐसे कंट्री हैं जो आज भी नहीं मानते यूएन के डिसीजंस को, जैसे आप देख सकते हैं ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये आज तक यूएन के डिसीजन को नहीं मानते। इस कारण से इन पे बहुत सारे सैंक्शन भी लगा रखे हैं बहुत सारे कंट्री ने, यूएसए ने। इन्हें बहुत सारे एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट में भी उन्हें रखा गया है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनके ब्लैक लिस्ट में भी उनको रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो यूएन का डिसीजन है हमारे लिए ऑब्लिगेटरी, बट क्योंकि हमारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना है, इसलिए हम यूएन के डिसीजन को मानते हैं। चलिए, तो डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। किस पे शासन करता है, लोगों पर शासन करता है। किसके लिए शासन करता है, लोगों के लिए शासन करता है। अब जब हम लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं ना, तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं।
एक्चुअली में ना डेमोक्रेसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग बात करें, डेमोक्रेसी एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी बोलते हैं या हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग खुद डिबेट करते हैं और डिसाइड करते हैं और वो खुद डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं होता ऐसा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो होते हैं उस देश के, वो लोग खुद डिबेट करते हैं, मतलब खुद बहस करते हैं और खुद ही डिसीजन लेते हैं। मतलब यहाँ केवल लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। जनरली यहाँ क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट हमारे तरफ से हमारा डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जैसे इसका बहुत सारा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये ना जो बड़ी कंट्री होती है या जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जनरली क्या होता है, ये बहुत डिफिकल्ट है। किनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है? लार्ज कंट्री के लिए, डिफिकल्ट फॉर लार्ज कंट्रीज, ये याद रखना है। या जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, और जहां लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, डेमोक्रेसी को मतलब लोकतंत्र को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोग डिबेट करते हैं और वही लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जो बड़ी कंट्री होती है, जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा होती है, अब वहां लोग हर के साथ डिबेट करना, उनका डिसीजंस को देखना, ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं इंडिया का बात करता हूं तो यहां 125 करोड़ जनता के पास जाना, एकक से उनके साथ डिबेट करना और सबका डिसीजन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए जो बड़ी कंट्रीज होती है या जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए ये क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैं कुछ एग्जांपल आपको बता सकता हूं। एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट या रेफरेंडम भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। प्लेबिसाइट में क्या होता है कि, सॉरी इसको यहां सुधार देता हूं, प्लेबिसाइट या रेफरेंडम में क्या होता है, जनमत संग्रह उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। प्लेबिसाइट या रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में क्या किया जाता है, लोगों के पास जाके उनका डिसीजन पूछा जाता है। जैसे अभी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपको पता होगा, जो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से सेपरेट हो गया, जिसको हम लोग ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो ब्रेक्जिट होने से पहले पूरे ब्रिटेन में क्या करवाया गया था, प्लेबिसाइट करवाया गया था, जनमत संग्रह करवाया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं, जनमत संग्रह। तो अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बात करें, आपसे पूछे व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है वैसा लोकतंत्र जहां जो आम लोग होते हैं वो डिबेट करते हैं, वो बहस करते हैं और वो खुद डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये क्यों प्रॉब्लम देता है, क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज होती है, जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है या जिनका एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये बहुत कम देखा जाता है आज के एज में कि कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। लेकिन अभी इसका सबसे छोटा एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, प्लेबिसाइट, जिसको हम लोग रेफरेंडम बोलते हैं, जो कहां हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना था, इसलिए उन्होंने पूरे ब्रिटेन में क्या करवाया था, प्लेबिसाइट करवाया था, मतलब जनमत संग्रह करवाया था। और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया था, ब्रेक्जिट से नाम रखा था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आपको बस ये याद रखना है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन होता है, टाइमली इलेक्शन होता है, ये आपको बात याद रखना है। अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो फ्री, फेयर और टाइमली इलेक्शन होता है, मतलब कोई कॉस्ट नहीं देना है, एकदम सही ढंग से होता है, उसमें कोई बेईमानी नहीं होता है और सही टाइम पे होता है। और यहां जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव,
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने यहां लिखा है चुने हुए प्रतिनिधि। यहां जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, वो हमारे तरफ से डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहां क्या खास बात है कि इन्हें चुनता कौन है? ये इन्हें हम चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? तो एक फ्री इलेक्शन होता है जो पूरा कॉस्ट फ्री होता है, एक फेयर इलेक्शन होता है जिसमें किसी तरह का बेईमानी नहीं होता है, और टाइम टू टाइम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां किसी कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, ये हमारे ओर से डिसीजन लेते हैं। यही जो होता है हमारे तरफ से डिसीजन लेते हैं। बस आपको ये याद रखना है। मतलब डेमोक्रेसी दो पार्ट में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या याद रखना है, लोग डिबेट करते हैं और वही लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, प्लेबिसाइट देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जिस कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल क्या है, जो हम लोग देखे थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन ने क्या करवाया था, जनमत संग्रह करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उसको यूरोपियन यूनियन से अलग होना था। इसका क्या नाम रखा गया था, ब्रेग्जिट नाम रखा गया था। ठीक है, ये हो गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री, फेयर और टाइमली इलेक्शन होता है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि वो हमारे तरफ से डिसीजन लेते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी भी डिक्टेटरशिप हो सकता है। कैसे हो सकता है डिक्टेटरशिप? मान लीजिए डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा, या दो पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, तो किसी एक पार्टी ने सारा का सारा सीट जीत लिया। तो अब क्या हुआ, अनलिमिटेड पावर हो गया उनके पास। कैसे अनलिमिटेड पावर हो गया? बाय नंबर्स। तो अब तो वो जो चाहेंगे वो डिसीजन ले सकते हैं। ये भी तो एक तरह का डिक्टेटरशिप हुआ, एक तरह का तानाशाही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देख रहे हैं हम लोग, भले डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र तो है, इलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन एक ही पार्टी ने सारा सीट जीत लिया। तो अब वो क्या करेंगे, जो मन करेगा वो डिसीजन लेंगे, जैसा मन करेगा वैसा लॉ बनाएंगे। तब तो ये एक तरह का डिक्टेटरशिप हो गया ना। तो जब ऐसा होता है तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं? अब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड जो पिक्चर में आता है अभी, वो कौन सा वर्ड पिक्चर में आता है, वो होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य। रिपब्लिक हम लोग को ये अलाउ करता है ना, या रिपब्लिक ये अलाउ करता है कि अब पिक्चर में कौन आने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है। मतलब अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक, अगर हम लोग रिपब्लिक का बात करें तो हम लोग क्या है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह का जो डिसीजन वो लेगी, वो कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उससे ज़्यादा ना तो वो डिसीजन ले सकती है, ना उससे ज़्यादा वो किसी तरह का पॉलिसी बना सकती है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, नल एंड वाइड घोषित कर देगा। तो हमको क्या याद रखना है कि क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अच्छी बात है, वहाँ सरकार कौन चुनता है, आम लोग चुनते हैं। किस पे शासन करते हैं सरकार, आम लोगों पे शासन करती है। किसके लिए शासन करती है, आम लोगों के लिए शासन करती है। लेकिन अगर एक ही पार्टी के पास सारा सीट आ जाएगा तो अनलिमिटेड पावर आ जाएगा, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, वो डिक्टेटरशिप करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज से बचने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, हम लोग वर्ड का यूज करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य। रिपब्लिक क्या अलाउ करता है, रिपब्लिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पिक्चर में लाता है। रिपब्लिक क्या बोलता है, गणराज्य क्या बोलता है कि कोई भी देश या कोई भी गवर्नमेंट, सॉरी देश बोल रहा हूं मैं, इंडिया का बात कर रहा हूं, कि इंडिया में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। अगर उससे ज्यादा वो कुछ भी करेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड घोषित कर देगा। तो हमको क्या याद रखना है, रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक किसको अलाउ करता है, अलाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, to come into picture, to come into picture। ठीक है, मतलब जब तक ये वर्ड रिपब्लिक हमारे पास है तब तक कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी हो, कैसे भी चुना गया हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लेकिन उसको क्या याद ध्यान रखना है कि हम लोग एक रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आपको क्या याद रखना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या वो सब कुछ कर सकती है, नहीं, वो सब कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उससे ज्यादा नहीं कर सकते जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं रिपब्लिक के साथ हमेशा, लेक्स रेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेक्स रेक्स, शायद आप में से कई ने सुना भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग, लॉ इज द
किंग ऑफ किंग्स, मतलब रूल जो होता है, नियम जो होता है वो राजाओं का राजा होता है। मतलब जो रूल हम लोग बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो रूल बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अगेंस्ट में नहीं काम कर सकती है। ये आपको याद रखना है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हमारा संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कौन चुनता है सरकार को, आम जनता चुनती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि एक ही आदमी का, एक ही पार्टी का गवर्नमेंट हो, सारा जो मेंबर्स है उसी का इलेक्टेड हो, तब तो उसके पास अनलिमिटेड पावर हो जाएगा, क्योंकि सारा मेंबर उसी पार्टी का है। तब तो वो जो चाहेगी वो करेगी, जैसा डिसीजन लेना चाहेगी वैसा डिसीजन लेगी, वो डिक्टेटरशिप करेगी, वो तानाशाह बनेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रेम्बल में, हमारे प्रस्तावना में एक वर्ड मेंशन है, और वो वर्ड क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक किसको अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को पिक्चर में लाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हमारे जो भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उससे ज्यादा नहीं कर सकती है जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसलिए, और इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्स रेक्स बोलते हैं। लेक्स रेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत फेमस इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। या आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, रिपब्लिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिपब्लिक ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है प्रेम्बल में। उसके बाद यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रिपब्लिक को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, एक लेक्स रेक्स, मतलब लॉ इज द किंग ऑफ किंग, नियम जो होता है वो राजाओं का राजा होता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, दूसरा वर्ड क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसको कौन चुनता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब आम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हमारे पीएम, कौन चुनता है उनको, आम लोग चुनते हैं। तो क्या याद रखना है, ठीक है। यानी कि रिपब्लिक का दो मतलब होता है, पहला लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग, मतलब रिपब्लिक किसको लाता है पिक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन को लाता है। दूसरा, जो हमारे स्टेट के, हमारे देश के हेड होते हैं उसे कौन चुनता है, आम नागरिक चुनते हैं। जैसे कि पीएम को कौन चुनता है, सारे सांसद को तो हम ही लोग चुनते हैं ना, और उन्हीं सांसद में, उन्हीं मेंबर्स में जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होता है उनमें से हम लोग क्या किया जाता है, वो लोग पीएम को सेलेक्ट करते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, समाजवादी। आपको मैं बता देता हूं, जब हमारा प्रेम्बल बना था उसमें सोशलिज्म का डिस्कशन नहीं किया गया था। ये कब ऐड किया गया है, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो क्या ये सोशलिस्ट वर्ड उसमें था, नहीं था। तो क्या हमारे जो मेकर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे निर्माता थे हमारे संविधान के, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया था, हाँ दिया था। तो फिर बाद में इसे क्यों ऐड किया गया और पहले क्यों नहीं ऐड किया गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। तो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम दो तरह का सोशलिस्ट चलता था। एक होता था मैर्क्सिस्ट सोशलिज्म, एक होता था गांधीयन सोशलिज्म। मैर्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या बोलता था, जो भी पैसा है, जो भी मनी है हमारे पास, सब में इक्वली बांट देना चाहिए, ये मैर्क्सिस्ट सोशलिज्म बोलता था। जबकि गांधीयन सोशलिज्म क्या बोलता है, गांधीयन सोशलिज्म बोलता है कि हमें लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए। ये लोगों पे डिपेंड करेगा कि वो कितना मेहनत करते हैं और किस तरह से रिसोर्सेज को अर्न करते हैं। तो उस टाइम हमने ये वर्ड सोशलिस्ट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इंडिया को उस टाइम क्या लगता था, इंडिया हमेशा पीस लविंग कंट्री और अपना स्टेटस हमेशा पूरे वर्ल्ड में अच्छा बना के रखना चाहते थे। इंडिया को लग रहा था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उनको लग रहा था कि अगर हम लोग ऐसा सोशलिस्ट वर्ड यूज करेंगे, सोशलिज्म वर्ड यूज करेंगे, तो क्या होगा, लगेगा कि हम लोग मैर्क्सिस्ट सोशलिज्म का बात करें और लोग इसको क्या करेंगे, मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब इनिशियल पीरियड में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को नहीं ऐड किया गया था। बाद में क्यों ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, मतलब 42वां संविधान संशोधन
निगमन के द्वारा ये सोशलिज्म वर्ड ऐड किया गया, जिसको हम लोग सोशलिस्ट वर्ड भी बोलते हैं। ये क्या था? ये पूरी तरीके से एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट था, या आप बोल सकते हैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसका कोई फायदा नहीं था। क्यों नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अब ये कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, मैं आपको समझाता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में ये मेंशन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। ऑलरेडी ये हमको दिया हुआ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, मतलब हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है, ठीक है, मतलब इक्वल अवसर का अधिकार है। कहां अधिकार है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऑलरेडी इसका मेंशन है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। तो ये जो फिर से वही बात आता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, हमारे संविधान के निर्माता थे, वो क्या थे? वो इंडिया का जो स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में, जो उनका एक इंडिया का जो पिक्चर है वो एक अच्छा बनाना चाहते थे। उस टाइम सोशलिज्म दो तरह का चलता था, एक मैक्सिस्ट चलता था, एक गांधीयन चलता था। मैक्सिस्ट क्या बोलते थे? जो भी पैसा है लोगों में इक्वली बांट दो, कौन कितना मेहनत करता है डजेंट मैटर, पैसा को सब में इक्वली बांट दो। लेकिन गांधीयन ये क्या बोलता है? गांधीयन सोशलिज्म क्या बोलता है कि हमें लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो रिसोर्सेज को अर्न कर सके। ये लोगों पे डिपेंड करेगा कि वो कितना मेहनत करते हैं, वो कितने कैपेबल हैं और कितने रिसोर्सेज को अर्न कर सकते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन ना हो, लोग उसको मैक्सिस्ट ना समझ पाए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उन्होंने हमारे प्रेम्बल में ये सोशलिस्ट वर्ड नहीं ऐड किया था। लेकिन सोशलिस्ट वर्ड के जगह पे आर्टिकल 16 में उन्होंने बोला था, क्या बोला था? कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब हमारे पास समान अवसर है, हम सबके पास एक जैसा अवसर है। आप भी अवसर क्या है? आप भी रिसोर्सेज को अर्न कर सकते हैं, जितना किसी दूसरे के पास है वैसा अवसर आपके भी पास है, और आपको भी रिसोर्सेज अर्न करने का उतना ही अधिकार है। सब क्या पे डिपेंड करेगा? आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लिया, मतलब ये एक आप बोल सकते हैं, इसके लिए उन्होंने ये क्यों ऐड किया? उनको एक पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसमें क्या किया? एक नया वर्ड जोड़ दिया, सोशलिज्म। मतलब पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म था? नहीं था। कब आया? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने लाया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। क्या इससे कोई एडवांटेज मिला? नहीं। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। एक पॉलिटिकल एडवांटेज को, एक राजनीतिक एडवांटेज को गेन करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे लाया था। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे खास बात क्या है? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से गांधीयन है या पूरी तरह से मैक्सिस्ट है? तो मैं बता देता हूं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 90% पार्ट जो है वो कैसा है? गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। गांधीयन प्रिंसिपल को, गांधीयन प्रिंसिपल क्या बोलता है? गांधीयन सिद्धांत क्या बोलता है? कि गांधीयन सोशलिज्म क्या बोलता है? कि हमें लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए, मतलब सबको समान अवसर देना है। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत करते हैं और कितना रिसोर्सेज अर्न करते हैं। और 10% हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे इंस्पायर्ड है? तो मैक्सिस्ट से, याद रखिएगा। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया गया है सोशलिज्म, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। 90% कैसा है? गांधीयन है। गांधीयन क्या बोलता है? लोगों को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए। 10% किससे रिलेटेड है, किससे इंस्पायर्ड है? तो मैक्सिस्ट से, मतलब जो भी मनी है हमें लोगों में इक्वली क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन कितना मेहनत करता है डजेंट मैटर। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। तो सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब क्या होता है? कि हमारे कंट्री में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, किसी भी धर्म को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। जैसे अगर हम लोग पाकिस्तान में जाएं तो वहाँ मुस्लिम धर्म को क्या दिया गया है? ज़्यादा अधिकार दिया गया है। जैसे हम लोग ब्रिटेन में चले जाए तो वहाँ क्या गया? क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा अधिकार दिया गया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्मों को ज़्यादा क्या दिया गया? प्रायोरिटी दिया गया। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ सभी धर्मों को एक जैसा समझा जाता है। तो ये जो सेकुलर वर्ड है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो सेकुलर वर्ड है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना में इनिशियल पीरियड में नहीं था। तो ये नहीं था, तो ये कब आया? तो ये भी कब आया? जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब 42वां संविधान संशोधन जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा ये वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो फिर वही क्वेश्चन उठता है, क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्होंने वो क्या
वो नहीं जानते थे इसके बारे में? क्या वो सेकुलर के बारे में नहीं जानते थे? उन्होंने क्यों नहीं डाला सेकुलर को? क्या उन्होंने किसी तरह का मिस्टेक किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये भी पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उस टाइम गवर्नमेंट ने एक तरह का पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इसे क्या किया था, हमारे प्रेम्बल में ऐड किया था। मतलब माइनॉरिटी को विश्वास जीतने के लिए, उनका वोटिंग जीतने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अब समझते हैं हम, अगर ऐसा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया? तो जब ये सेकुलर वर्ड ऐड नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था? तो बहुत सारे आर्टिकल्स है जो हमें आगे जाके पढ़ना है, जो हमें क्या देते हैं? लिबर्टी ऑफ थॉट। मैं आपको बताता हूं कि जब ये सेकुलर वर्ड हमारे प्रेम्बल में नहीं था, फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ मेंशन है, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। मीन्स जब ये वर्ड हमारे प्रेम्बल में नहीं था, फिर भी ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था कि हमें क्या है, अपने थॉट को एक्सप्रेस, अपने थॉट को क्या करना है, अपने थॉट को हम लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा जो भी हम जिस धर्म को मानते हैं उसको प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए लोगों को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ये सारा का सारा चीज़ हम लोग अलग अलग आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। मतलब हमें अपने थॉट की भी लिबर्टी थी, अपने एक्सप्रेशन की भी लिबर्टी थी, अपने बिलीफ की भी लिबर्टी थी और वर्शिप की भी लिबर्टी थी। मतलब हमें सभी चीज़ों की आज़ादी दी गई थी। अब ये कहाँ मेंशन है? अलग अलग आर्टिकल में मेंशन है। कुछ आर्टिकल 19 में मेंशन है, तो कुछ आर्टिकल आगे 25, 26, 27 ये सब में मेंशन है। तो हमें क्या याद रखना है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ये सारा जो है वो ऑलरेडी मेंशन था। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे प्रेम्बल, हमारे प्रस्तावना में एक वर्ड ऐड किया, और वो क्या ऐड किया? सेकुलर। और सेकुलर क्या था? पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं था? हाँ था, लेकिन एक तरह से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। आज का हम लोग पहला केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, जो थोड़ा सा हमारे प्रेम्बल से रिलेटेड है। वो केस क्या था? इस केस का नाम था बेरूबारी केस। एक्चुअली में हुआ क्या था कि पहले जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान दो पार्ट में बटा हुआ था। इस साइड में क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था, जबकि इस साइड में क्या था? वेस्ट पाकिस्तान था। और यहाँ रेड क्लिफ लाइन था जो इंडिया और पाकिस्तान को बांटता था। लेकिन इंडिया में एक पार्ट था न्यू जलपाईगुड़ी में, जो था थाना नंबर 12। वो एक्चुअली में क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी प्लेस था। तो पाकिस्तान क्या किया? 1952 में पाकिस्तान ने थाना नंबर 12 इंडिया से डिमांड किया। इंडिया हमेशा से ही एक पीस लविंग कंट्री रहा है, और वो हमेशा चाहता था कि उसके जो नेबर्स है उसके साथ वो हमेशा पीस बनाए रखे, हमेशा शांति बनाए रखे। तो क्या था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ रेड क्लिफ लाइन था जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता था। लेकिन यहाँ जो अभी वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वेस्ट बंगाल में एक जगह था न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी में एक प्लेस था थाना नंबर 12, जो कहाँ पड़ता था? बेरूबारी में पड़ता था। तो पाकिस्तान ने 1952 में क्या किया? उन्होंने बोला कि ये जो बेरूबारी है, ये जो थाना नंबर 12 है बेरूबारी का, वो हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी प्लेस है, तो वो पाकिस्तान को बिलोंग करना चाहिए। तो 1958 में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, जवाहरलाल नेहरू और नून एग्रीमेंट, जिसका नाम है। नून कौन थे? उस टाइम के वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों के बीच 1958 में एक एग्रीमेंट होता है, और जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि बेरूबारी जो थाना नंबर 12 है वो मैं आपको दे दूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से याद करवाता हूं। क्या है? न्यू जलपाईगुड़ी में एक जगह है बेरूबारी, बेरूबारी में थाना नंबर 12। थाना नंबर 12 क्या था? थाना नंबर 12 इंडिया के पास था। ये रेड क्लिफ लाइन है, इधर ईस्ट पाकिस्तान है और इधर वेस्ट पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का क्या बोलना था 1952 में? ये जो बेरूबारी में थाना नंबर 12 है, जो अभी कहाँ है? जो अभी कहाँ है? अभी है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी में। तो ये वाला जो पार्ट था वो क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी प्लेस था। तो पाकिस्तान क्या बोल रहा था? क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी प्लेस है, तो ये प्लेस किसको मिलना चाहिए? पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने
क्या क्या इंडिया से ये डिमांड किया कि थाना नंबर 12 इंडिया किसको दे दे, पाकिस्तान को दे दे। तो 1958 में एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम रहता है नेहरू नून एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में नेहरू जी क्या बोलते हैं कि मैं ये जो बेरूबारी का जो थाना नंबर 12 है वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस एग्रीमेंट में? नेहरू ने तो प्रॉमिस कर दिया 1958 में कि वो क्या करेंगे, थाना नंबर 12 उनको दे देंगे, लेकिन उनको ये अधिकार कौन दिया? तो फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नया स्टेट बना सकते हैं, स्टेट मतलब राज्य बना सकते हैं, उसके बाउंड्री को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं है ना कि हम अपने लैंड को किसी दूसरे कंट्री को दे सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि नेहरू ने फिर प्रॉमिस कैसे किया? 1958 में ये जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ जिसमें नेहरू जी ने बोला कि बेरूबारी का थाना नंबर 12 हम लोग किसको दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे, फिर ये कैसे पॉसिबल था? तो नेहरू जी ने क्या बोला? नेहरू जी ने उस टाइम एक बात बोला कि हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रेम्बल में क्या मेंशन है? डेमोक्रेसी के बारे में मेंशन है। प्रेम्बल में तो हमारे डेमोक्रेसी के बारे में मेंशन है, और डेमोक्रेसी किसका पार्ट है? हमारे प्रेम्बल का पार्ट है। और हमको पता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसका पार्ट है? हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो लोगों के इंटरेस्ट में तो हम ये डिसीजन ले ही सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें हमारे प्रेम्बल का, हमारे प्रेम्बल में साफ साफ मेंशन है कि जो ये डेमोक्रेसी है वो किसका पार्ट है? डेमोक्रेसी पार्ट है हमारे प्रेम्बल का। और ये जो पार्लियामेंट है वो किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पूरा पार्लियामेंट तो डेमोक्रेसी पे ही तो रन करता है। तो ये लोगों के इंटरेस्ट में तो हम ये डिसीजन ले ही सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो हमारे राष्ट्रपति भी थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके चेयरमैन भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने क्या किया? आर्टिकल 143 का यूज किया और प्रेसिडेंशियल प्रेफरेंस का यूज किया। आर्टिकल 143 के अंतर्गत ना किसी भी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि अगर उनको किसी भी आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को क्या बोला? मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना चाहूंगा। और उन्होंने आर्टिकल 143 का पावर यूज किया, जिसके अंतर्गत उन्हें क्या पावर मिला था? प्रेसिडेंशियल प्रेफरेंस का, जिसके अंदर वो क्या कर सकते थे? इसके अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूछा कि क्या नेहरू जी ऐसा कर सकते हैं? जो उन्होंने 1958 वाला नेहरू नून एग्रीमेंट है क्या वो सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर क्या किया नेहरू जी ने? क्या किया? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया 1960 में, और ये जो बेरूबारी का थाना नंबर 12 है वो किसे दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। फिर से बता रहा हूं, 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और हमारे क्या किया गया? आर्टिकल 3 को अमेंड किया गया और वो किसे दे दिया गया? बेरूबारी किसे दे दिया गया? ये जो बेरूबारी जो जगह था वो किसे दे दिया गया? वो दे दिया गया पाकिस्तान को जाके दे दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर एक कंट्रोवर्सी हुआ, फिर एक केस आता है, बहुत ही फेमस केस है, केशव नंदा भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट। इसमें क्या बोला? इसमें जो था सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो जो डिसीजन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नेहरू नून एग्रीमेंट पे वो गलत था। उन्होंने उस डिसीजन को ओवर रूल किया और बोला कि प्रेम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे प्रस्तावना जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइट हाउस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है। तो जो नेहरू जी ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। इसलिए हम वो वाला जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हम उस डिसीजन को ओवर रूल करते हैं और आज से हम एक नया वर्ड ऐड करते हैं, ये प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द लाइट हाउस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये था पूरा केस स्टडी, मतलब दो केस था, एक बेरूबारी केस था जिसमें क्या हुआ था, हमने क्या किया था, थाना नंबर 12 न्यू जलपाईगुड़ी में जो था वो हमने पाकिस्तान को दे दिया था। कौन से एग्रीमेंट के तहत? तो 1958 में एक एग्रीमेंट हुआ था नेहरू नून एग्रीमेंट, जिसमें नेहरू जी ने प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान को वो देंगे। लेकिन क्योंकि बहुत लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे थे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो नेहरू जी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
उन्होंने अपने क्या क्या आर्टिकल 143 का यूज किया और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में पूछा कि क्या ये ऐसा करना सही है क्या, क्योंकि आर्टिकल 3 तो हमें ये अलाउ नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम्बल हमारा पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेहरू जी ने क्या करवाया, संसद में 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया, आर्टिकल 3 को अमेंड किया और बेरूबारी का जो थाना नंबर 12 है न्यू जलपाईगुड़ी में, वो किसे दे दिया, वो पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन फिर एक केस होता है केशव नंदा भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट। उस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि जो नेहरू वाले केस में, नेहरू नून एग्रीमेंट केस में जो आप सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो गलत था, हम इस डिसीजन को ओवर रूल करते हैं और आज से हम ये बोलते हैं प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लाइट हाउस है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, इसलिए हम उस डिसीजन को ओवर रूल करते हैं। ये था हमारे आज का क्लास का एंड, मतलब समाप्ति। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। किसी ने कल एक कमेंट किया था कि सर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ाया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर हिस्ट्री का वो पार्ट जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 2 बार ओवरलैपिंग हो जाएगा सेम कंसेप्ट, इसलिए मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ाया। और तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।